हेलो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 3 का वीडियो बनने जा रहा है और इसका मैंने पहला वीडियो बना दिया है। तो आप एक बार इसका पहला वाला वीडियो आप एक बार जरूर देख करके तब ये दूसरा वाला वीडियो आप देखिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है। ये आपके लिए है। आप अगर सोचते हो कि हम दोबारा फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सितंबर में स्कूल चालू होगा और उसके बाद हो सकता है कि कोई फिर से ना पढ़ाए, ठीक है। हो सकता है कि वो इतनी अच्छे से ना पढ़ाए। आप थोड़ा पढ़ के अभी रखोगे तो कोई अगर फास्ट पढ़ाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसे देखो, खुद से करने की कोशिश करो। आप 12वीं क्लास में हो, पहली दूसरी में नहीं हो, तो जब तक आप नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, आपको वो चीज़ आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो होना कंपलसरी है, एग्ज़ाम होगा मतलब होगा, तो आपको इसे खुद करना चाहिए। मार्च में नहीं, अप्रैल में होगा, 1 महीना लेट 2 महीना लेट होगा, लेकिन होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि कोई आपको आके पढ़ा के फिर से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप इसे खुद करो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से स्टैटिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का है, ठीक है। और 12 मार्क्स का ये एग्जाम के अंदर आता है, उसके लिए आपको सूत्र सवाल अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो सूत्र जो है मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है और एक सवाल भी मैंने करवाया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाइए और वो लिंक से पहले वाले वीडियो को देखिए, ठीक है, जिससे कि इस चैप्टर के जो सारे सूत्र हैं क्लियर हो जाए, ठीक है। सूत्र क्लियर हो जाते हैं तो सवाल करने में और समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर के अंदर जो है 2 विधि है, आरेख की विधि और न्यूनतम वर्गों की विधि। न्यूनतम वर्गों की जो विधि है उसके अंदर केवल और केवल कार्ल पियर्सन के सूत्र ही यूज किए जाते हैं। और कार्ल पियर्सन का जो सूत्र है उसमें 3 तरह से सवाल किए जाते हैं। तो पहले तरह का जो सवाल है वो मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। ये जो है दूसरे वीडियो में, ये जो दूसरा वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 3 का, इसमें दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल कैसे किया जाता है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे तरह का जो सवाल कार्ल पियर्सन के सूत्र द्वारा किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके लिए ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले वाले वीडियो में मैंने जो सवाल करवाया था उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा था, तो मैंने सोचा चलो इस बार सवाल लिख दिया जाए ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ये मैंने सवाल लिख दिया है, तो अब इसे एक बार पढ़ते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो जो पहला वाला दिया है यहाँ पे वो मोटर की आयु ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मोटर की आयु। और दूसरा दिया है निर्वाह खर्च। तो एक बात याद रखना कि जो भी पहला होगा उसको आपको क्या मानना है, x मानना है, ठीक है। पहले वाले को आप क्या मानोगे, x, और दूसरे वाले को हमेशा आप क्या मान लो, y मान लो। अगर नहीं दिया है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला आपने x मान लिया, दूसरा वाला आपने y मान लिया। तो आप देख सकते हो कि जो सारे नंबर्स हैं वो 50 से कैसे हैं, बड़े हैं। और कार्ल पियर्सन में मैंने आपको बताया है कि जब 50 से बड़े होते हैं तब आपको दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से सारे बड़े हैं तो हम दूसरा वाला यूज करेंगे। और सबसे पहले जब भी 50 से बड़े होते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, बार निकालना पड़ता है, x बार y बार निकालना पड़ता है। तो ठीक है, वो x बार और y बार हम निकालेंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, सूचना से निर्वाह खर्च का, देखना गाइस, निर्वाह खर्च का, तो निर्वाह खर्च को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। निर्वाह खर्च का मोटर की आयु, मोटर की आयु को हमने क्या माना है, निर्वाह खर्च को हमने y माना है, ठीक है। निर्वाह खर्च को हमने क्या माना है, y। और मोटर की आयु, मोटर की आयु को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, x है। तो अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको x का y के प्रति ऐसा लिख करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे थियरी लिखा है, नाम लिख करके दिया है। तो आपने जो माना है उसे आप ऊपर लिख लो ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे निर्वाह खर्च को हमने y माना है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप। मोटर की आयु को हमने x माना है। तो अब देखो, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ठीक है, नियत संबंध रेखा।
समझ में आया? y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ये हमें सबसे पहले लाइन हमें जानना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है ये मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको समझा दिया है, तो वहाँ पे आप जा करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो पहला सवाल हमसे क्या किया गया है, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। अब देखो दूसरा, देखो यदि मोटर की आयु को हमने क्या माना है, मोटर की आयु को हमने माना है x। ठीक है, x दे दिया है, x क्या दिया है 75। ठीक है, तो निर्वाह खर्च का अनुमान, निर्वाह खर्च मतलब क्या y। ठीक है, हमने निर्वाह खर्च को क्या माना y, तो y का अनुमान ज्ञात करना है, मतलब हमें y यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सवाल किए गए हैं। पहला y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, दूसरा x बराबर 75 हो तो y ज्ञात करो। ऐसे 2 सवाल किए गए हैं। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको करवाया है, आप वहां पे जा करके देख सकते हो। तो चलो सवाल किया जाए, लेट्स सी। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन किए गए हैं, एक हमें रेखा बताना है और एक हमें मूल्य बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने ये आंसर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपका समय और मेरा समय बच सके। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आज कोई भी ज़्यादा वीडियो नहीं देखना चाहता। ठीक है, इसके लिए पहले से मैंने आंसर लिखा हुआ है। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ही वो चीज़ आपको आएगा। और प्लीज़ एक बार इसे आप जरूर करो। ठीक है, खुद से एक बार करो, क्योंकि आप नहीं करोगे ये चीज़ तो आएगा नहीं, खाली देख लेने से कोई चीज़ नहीं आ जाता। ठीक है, लेट्स कम टू द आंसर। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सबसे पहले वाले को हमने x माना, उसके बाद हमने y माना। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, x का और y का कॉलम आप बनाओ। ठीक है, x और y का कॉलम आपने बनाया, आपने देखा कि x और y के जो नंबर्स हैं वो 50 से बड़े हैं, तब आपको सबसे पहले x बार और y बार निकालना है। ठीक है, x बार और y बार निकाला आपने और आपने देखा कि ये पॉइंट में आ गया। जब पॉइंट में आ गया तो हमारा काम क्या होता है, u और v में कन्वर्ट करना हमारा काम होता है। x को u में कन्वर्ट करो और y को v में कन्वर्ट करो, ये हमारा काम होता है। ठीक है, तो चलो x को u में कन्वर्ट किया जाए और v में कन्वर्ट किया जाए। ये कैसे पता चला, पॉइंट में आया इसलिए। ठीक है, तो चलो कन्वर्ट किया जाए। अब देखो, तो u बराबर x। ठीक है, आपने ऐसा लिखा क्योंकि आप u को x में कन्वर्ट कर रहे हो, तो u बराबर x माइनस 65। मैंने यहाँ से ये 65 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह पर, जो मैंने यहाँ पे 65 लिया, इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इनके अंदर से आप जो चाहे ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी कोई आंकड़ा ले सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटर होगा कि आप इसके अंदर से कोई भी नंबर आप यहाँ पे चूज करो। ठीक है, अब पता चला होगा u बराबर x माइनस 65, इसके अंदर से कोई भी आप ले सकते हो, मैंने यहाँ 65 लिया है। ठीक है, अब बात करें v की, तो v बराबर y माइनस 55, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें से किसी में से भी कोई भी मैंने नहीं लिया है। आप चाहो तो इनके इसके अंदर से भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 55, आप चाहो तो इसके अंदर से लो, आप अपनी मर्जी से लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर होगा कि आप इसके अंदर से ही लो। ठीक है, तो इस तरह से u बराबर x माइनस 65 और v बराबर y माइनस 55, मैंने ये 2 चीजें मैंने कॉलम बना ली। अब माइनस किया जाए, देखो कैसे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x जो है 60 रखो, 60 माइनस 65 करोगे -5। ठीक है, उसके बाद 70, यहाँ 70 रखो, 70 माइनस 65 करोगे तो 5। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 64 रखो, 64 माइनस 65 करोगे तो -1 जो है। इस तरह से ये पूरा जो है कॉलम तैयार होगा। ठीक है, आप इस पे आओ, v पे आओ, तो y माइनस 55। ठीक है, तो y क्या है, यहाँ पे 50 माइनस 55 करो -5, फिर यहाँ पे 59 माइनस 55 करो 4। ठीक है, 57 माइनस 55 करो 2, फिर 50 माइनस 55 करो -5। इस तरह से आपका ये कॉलम तैयार हुआ। ठीक है, कॉलम तैयार, ये दोनों कॉलम तैयार हुआ। उसके बाद इनका क्या कर लो, आप जोड़ कर लो। जोड़ हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो याद रहे, जब भी आप x को u में कन्वर्ट कर दोगे, y को v में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपको x भूल जाना है और y भूल जाना है कि ये दोनों दिया हुआ है, भूल जाओ। अब आपके पास u है और v है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, u और v का कैलकुलेशन का नियम है कि दोनों चरों का गुणा करो, u और v का गुणा करो और दोनों का एक एक करके स्क्वायर।
u का स्क्वायर करो और v का स्क्वायर करो, ठीक है। दोनों का स्क्वायर चैप्टर नंबर 2 में होता था, यहाँ पे किसी एक का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? जिसकी वैल्यू दी होगी। देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू दी हुई है, देख रहे हो आप 75, मैंने आपको पहले ही समझाया था x की वैल्यू दी हुई है। तो जिसकी वैल्यू दी हुई होगी, x मतलब क्या, x को हमने किस में कन्वर्ट किया, u में। x मतलब क्या, u। तो u की वैल्यू दी हुई है तो u का ही स्क्वायर होगा, v का स्क्वायर होगा नहीं। तो इस तरह से uv और u स्क्वायर, ओके। तो uv मतलब क्या, इन दोनों का गुणा। तो -5 आप देख सकते हो 25, 5 और 4 20, ठीक है। -1 2 -2, इस तरह से इसका पूरा कॉलम तैयार हुआ। u का स्क्वायर करो तो -5 का स्क्वायर करोगे 25, 5 का स्क्वायर करोगे 25, -1 का 1, इस तरह से आपका यहाँ पे u स्क्वायर का कॉलम तैयार होगा। इनका जोड़ आप कर लो, ठीक है। इतना आप करने के बाद अब आपको नीचे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि y का x के प्रति नियत संबंध। ये कहाँ से आया, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले नंबर की वीडियो में। ये कहाँ से आया, ऊपर यहाँ पे देखो दिया हुआ है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ये हमसे पूछा है। तो ये टॉपिक आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और इसको और भी अच्छे से मैंने वीडियो नंबर 1 में जो है डिटेल में समझाया है, वहाँ पे भी आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो y का x के प्रति नियत संबंध, ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे लिखा। अब इसमें क्या होगा, b निकालना, b y x। तो जो यहाँ पे y है और जो x है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे y और यहाँ पे x। तो ये जो है r का ही सूत्र आप मान के चलो, कार्ल पियर्सन का जो r का सूत्र होता है सूत्र नंबर 2 में, वही यहाँ पे देखो यूज हुआ है, ठीक है। चलो तो अब देखा जाए, अब देखो n की वैल्यू क्या है, 7। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7। और uv का यहाँ पे हमारे पास जोड़ क्या है, 69, ठीक है। -6 u का सिग्मा u का हमारे पास जोड़ क्या है 6 और v का क्या है 2। तो इस तरह से आपने इनकी ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब नीचे n की वैल्यू क्या है 7, u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 118। आप यहाँ पे देख सकते हो u स्क्वायर की जो वैल्यू है 118, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों की वैल्यू पुट हुई। फिर सिग्मा u का जोड़ कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिखो और बाहर क्या है स्क्वायर, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करो तो 483, ठीक है, 483 और इन दोनों का गुणा करोगे तो 12, इनका गुणा करोगे 826 और इसका स्क्वायर करोगे 36। अब इनका माइनस किया आपने तो 471 और इनका माइनस करो आप 790, इस तरह से, ठीक है। अब डिवाइड करोगे तो आपको b मिल गया 0.60, b मिल गया। अब आपको क्या मिल गया, b मिल गया। अब आपको क्या निकालना, a निकालना है। a बराबर क्या होता है, y बार माइनस b x बार। y बार की वैल्यू और x बार की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है और v की वैल्यू जो है आपने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट किया। अब इन दोनों का गुणा करो, ठीक है, माइनस मत करना, पहले आपको गुणा करना। गुणा किया आपने, क्या आया 39.516, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करो, माइनस करने पे आपको a क्या मिलेगा 15.77, इस तरह से आपको a मिल गया। अब इसके नीचे क्या है, अब इसके नीचे आपको करना है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। गाइस यही हमसे हमारा पहला सवाल पूछा था कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो y कैप, ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, y कैप से, रेखा को y कैप से दर्शाते हैं। y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। a की वैल्यू आपने निकाली है, पुट करो आप यहाँ पे, ठीक है। b की वैल्यू निकाली है आपने 0.60, यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, ठीक है। जब भी आपको रेखा निकालना होगा, y का x के प्रति रेखा निकालना होगा, तो आपको x की वैल्यू रखनी नहीं है। जब आप x की वैल्यू नहीं रखोगे तब वो क्या कहलाएगा, y का x के प्रति रेखा कहलाएगा। x की वैल्यू मत रखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, रेखा। अब आ जाओ, अब आपसे क्या पूछा था कि अब आपको y बताना था, x दिया था और y बताना था, यानी मूल्य बताना था, ठीक है। तो मूल्य बताना है तो देखो, अब आपको हेडिंग फिर से लिखना पड़ेगा, y का x के प्रति नियत संबंध मूल्य, ऐसा आपको हेडिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो रेखा आपका था वही रेखा आपको यहाँ पे लिखना है। जब x की वैल्यू पुट कर देते हो ना तो वो मूल्य कहलाता है, ये बात याद रखना। और x की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो रेखा, और x की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दी है मैंने, तो वो मूल्य कहलाएगा, ठीक है। तो रेखा के अंदर मैंने x की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दी, इन दोनों का आप गुणा करो, ठीक है। गुणा करके आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 60.77। इस तरह से आपको y कैप मिल गया, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ पे y की वैल्यू आपको मिल गई 60.77। इस तरह से आपको
वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो ये हमारा सवाल था, ठीक है, कार्ल पियर्सन का ही सवाल है लेकिन चैप्टर नंबर 3 का है। इस तरह से आपको सवाल करना रहेगा। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, बार बार कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आप इसे एक बार फिर खुद करो, इसी सवाल को आप एक बार खुद करो, ठीक है, जिससे आपको क्या ये अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।